2024 की तैयारी में जुटे सभी दल। पटना की बैठक में विपक्षी एकता की कोशिशें दिखी। तो वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मंथन में एनडीए में सहयोगियों को साथ लाने की खबरें भी अब आ रही। तो अगर आप देखें, चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो, दोनों में ही घटक दलों के लिए एक होड़ 2024 के महामुकाबले से पहले शुरू हो गई। क्या बात कर रहे हैं हम, आइए जरा विस्तार से समझाते हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हुई। यह बैठक बुधवार देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पर हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। बैठक में सरकार और संगठन में फेरबदल पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में भी किस तरह फेरबदल होगा, इस पर भी बात की गई और किस तरीके से उसका चुनावी लाभ हो, इस पर भी बातचीत हुई। वहीं नए सहयोगी कैसे साथ आए, पुराना एनडीए कैसे लौट आए, एनडीए में और घटक दल किस तरीके से आए, इन सब बातों की भी खबर उड़ रही है। यानी बीजेपी एनडीए में नए दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है और कर सकती है। अब इसका सीधा सीधा एक असर या एक आप बात देख लें, या उसको अगर आप साथ में जोड़ के राजनीतिक रूप से देखना चाहें, पीडीए कहा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से विपक्षी दलों की जो एकता बैठक हुई थी पटना में, ये उसका नाम नहीं है, लेकिन एक नाम जो चर्चा में है वो है प्रोग्रेसिव पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, पीडीए। पटना की बैठक में 15 दल साथ दिखे। अब तक की विपक्षी एकता की सबसे बड़ी कोशिश पटना में दिखी और अब अगली मीटिंग बेंगलुरु में होगी। और इस मीटिंग के ठीक बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी घटक दलों को तलाशते हुए अब एनडीए का विस्तार करना चाहती है। वो एनडीए जो एक समय बहुत मजबूत था, पर धीरे 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 करके लोग छिटकते चले गए, टूटते चले गए। विपक्ष की बात करते हैं। नीतीश कुमार के बुलावे पर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत 15 दल पटना में जुटे थे। अगले दौर की बैठक, जैसे कि हमने आपको बताया, 10 से 12 जुलाई के बीच बेंगलुरु में होगी। अब देखते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति है। सूत्रों के मुताबिक नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप तो जानते ही हैं इसको लेकर के कितने जोर शोर से बातें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल के कार्यकाल के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव के 5 महीने पहले और 2024 के महामुकाबले के 10 महीने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी। दूसरी बात, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। विपक्ष की एकता के खिलाफ क्या एनडीए का एक विस्तार हो रहा है कि बीजेपी तो रहेगी साथ में और घटक दल जुड़ते चले जाएं, जो साथ हैं वो कुनबे में साथ आ जाएं। ये जरूरत बीजेपी को क्यों महसूस हो रही है, ये एक राजनीतिक बात। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी जोन बनाकर चुनावों की तैयारी कर रही है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन। नॉर्थ जोन में जो अलग अलग प्रदेश आए हैं उसकी जिम्मेदारी लोगों को दी जा रही है। साउथ में जो हैं उनकी जिम्मेदारी दे रही है, ईस्ट की दी जा रही है। तैयारी इस बात की है कि जहां पिछली बार जीते थे उतना रिटेन कर लें, खोएं ना, और साउथ जैसे जोन में जहां पर अभी उस तरीके का वर्चस्व नहीं है, वहां थोड़ा सा अपना पारी की शुरुआत करें या अपनी सीटें बढ़ाएं। इस वजह से पूरे देश को जोन्स में बांटा है बीजेपी ने। नंबर 3, कैबिनेट में फेरबदल। इन मुद्दों पर बीजेपी का ज्यादा जोर। मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो चल रही है, इससे सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार में सहयोगी दलों की ओर एक रुझान दिख रहा है या उनकी जगह और बढ़ाई जा रही है, यह दिखाने के लिए कि बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है। भले ही 300 की संख्या हो गई हो, लेकिन हम कई घटक दलों को साथ में लेके चल रहे हैं। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या घटक दलों की आवश्यकता महसूस हो रही है भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के 9 साल बाद। अभी मोदी मंत्रिपरिषद में 3 सहयोगी दलों को जगह है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आरपीआई और अपना दल। राष्ट्रीय लोजपा के पशुपति कुमार पारस कैबिनेट मंत्री हैं।
आरपीआई ए के रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं और अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी राज्य मंत्री हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो फिलहाल दिख रहा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रधानमंत्री विदेश से लौटने के बाद भोपाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और उनके बीच मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेने मंगलवार को पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई, वहीं प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का भी जिक्र छेड़ा। दरअसल समान नागरिक संहिता लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे पर है, आप जानते हैं। 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड। 2 मुद्दों पर तो अमल हो रहा है। एक 5 अगस्त 2019 को हो गया, राम मंदिर बन रहा है, और तीसरा बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस मुद्दे पर अब हम देख रहे हैं बीजेपी ने फिर जोर किया। मैं फिर दोहरा दूं, 9 साल के अपने शासन के बाद 3 राज्यों के चुनाव के 5 महीने पहले और 2024 के महामुकाबले के 10 महीने पहले यह राग एक बार फिर छिड़ा। प्रधानमंत्री ने यह बोला कि देश 2 कानूनों में कैसे चल सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसे उठाया है उससे स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा होगा। बीजेपी इसे सबसे ज्यादा उठा सकती है। अब फिर आते हैं एनडीए के विस्तार की कोशिशों पर, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर ली। उस पर विस्तार से आप आगे भी हमारे कार्यक्रम देखिएगा, कल मुकाबला भी देख लीजिएगा, द बिग फाइट देख लीजिए, अभी चल रहा है हमारे दूसरे चैनल। लेकिन आइए बात करते हैं एनडीए के विस्तार के बारे में, क्योंकि यहां यूपीए का या फिर विपक्षी एकता का विस्तार पर कार्यक्रम चल रहा है, वहीं एनडीए के विस्तार की भी बात अब जोर पकड़ ली। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेडीएस भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरमी दिखा रही। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं वहां कांग्रेस की सरकार आ गई कर्नाटक में, ऐसे में जेडीएस कहां जाए, पुराने घटक दल रह भी चुके हैं, तो फिर नरमी दिख रही। तीसरी बात, शिरोमणि अकाली दल भी फिर से साथ आ सकती है, ऐसी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की वापसी की भी चर्चा है। बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस में सुलह की भी कोशिशें हैं। लेकिन अब आइए इन दोनों चीजों को जोड़ करके देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड और नए घटक दलों की एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तलाश। अब बीजेपी समान नागरिक संहिता को जोर शोर से उठा रही है। ऐसे में क्या ये जो एनडीए के घटक दल हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ जाएंगी? एक तरफ आपको दल चाहिए, दूसरी तरफ वो आपके सबसे बड़े मुद्दे पर आपके साथ नहीं है, जैसे कि अकाली दल। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी बुधवार को जब समान नागरिक संहिता पर आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करती है, तो शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड ने अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने ला दिया है। आपको सुनाते हैं 2 दिन पहले अकाली दल ने, जिसके बारे में बात चल रही है कि वो एनडीए का घटक दल दोबारा बन जाएगा, उसके नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या राय रखते हैं, ये जरा सुनिए। जो आदमी बदलाव की बात करता था, जो अलग तरह की राजनीति की बात करता था, आज वो भी बीजेपी की जो लाइन है उसको टो कर रहा है। तो ये बात आज सामने आ गई कि ये केजरीवाल की कोई अलग राजनीति नहीं है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है कि इसको लागू किया जाए। अब इस सख्त स्टैंड के बाद क्या अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी? क्या ये जो एनडीए के विस्तार के बारे में जो बात हो रही है वो हो पाएगी, या फिर कोalition कंपल्शन जिसे कहा जाता है या फिर राजनीतिक मजबूरी जिसे कहा जाता है, वो शिरोमणि अकाली दल को मजबूर कर देगी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर?
और भारतीय जनता पार्टी भी शिरोमणि अकाली दल के प्रति एक नरम रुख अपनाएगी और बाद में इन लोगों के बीच में सुलह हो पाएगी। राजनीति का खेल है, 2024 का महामुकाबला है, आगे क्या होगा वो देखना होगा। अभी तो फिलहाल ये एक पेज पर दिखाई नहीं देते। अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। तीखा हमला उन्होंने पटना में इकट्ठा हुए विपक्षी दलों पर बोला। कहा 21 लाख के घपले घोटाले वाले जुटे। अभी अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा भला ये कौन लोग इकट्ठा हुए। ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है, ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। वहीं संगठन के स्तर पर मजबूती की कोशिश हो रही है। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ये जो तैयारी कर रही है, अक्सर ये बोला जाता है कि वो कोई भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं और पूरी तरीके से तैयारी करते हैं, फिर चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो चाहे फिर वो लोकसभा का चुनाव हो। तो दो तरीके हैं इसको देखने में, या तो ये उनका स्टाइल है और इस वजह से वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे कि उधर घटक दल की मुहिम चल रही है तो इधर भी चले, या इसको देखने का एक और नजरिया है कि क्योंकि वहां मुहिम चल रही है और शायद ऐसा एहसास हो रहा है कि अब जरूरत पड़ेगी, इस वजह से एक बार फिर से कोशिश, एक बार फिर से प्रयास कि उन सारे घटक दलों को एनडीए में लाया जाए जो एक वक्त साथ थे या अभी भी साथ देने को तैयार हैं। अब संगठन के स्तर पर भी काम हो रहा है। कैसी तैयारी चल रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। संगठन पर भी बीजेपी लगातार जुटी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से पूरे देश में 3 अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं। ये 3 जो क्षेत्र हैं, एक उत्तर क्षेत्र है, एक दक्षिण है और एक पूर्व क्षेत्र है। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्र या जोन बीजेपी ने बनाए हैं। देख लेते हैं कि किस किस राज्यों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है बीजेपी की ओर से। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, दमन दीव, दादर, नगर हवेली, ये सारे जो राज्य या यूटीज हैं इन्हें इसमें नॉर्थ जोन में शामिल किया गया है। अगर हम ईस्ट जोन की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की, तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को पूर्वी क्षेत्र में रखा गया है। दक्षिण क्षेत्र की साउथ जोन की बात करें तो इसमें दक्षिण के जो प्रमुख राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल किया गया है। गुजरात और कुछ अन्य ऐसे राज्य जिनको फिलहाल किसी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, उनके लिए बीजेपी अलग से रणनीति बनाएगी। और ये क्यों किया गया है? ताकि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग तरह से मुद्दे तय किए जा सकें, वहां के नेताओं को अलग अलग ढंग से जिम्मेदारियां दी जा सके। और इसी के लिए बीजेपी 6 से लेकर 8 जुलाई तक इन तीनों ही क्षेत्रों में बैठकें करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन बैठकों की अगुवाई करेंगे, साथ ही संगठन के तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 6 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र की बैठक गुवाहाटी में होगी, 7 को उत्तर की बैठक दिल्ली में होगी और 8 जुलाई को दक्षिण की बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। इनमें जेपी नड्डा होंगे, संगठन मंत्री होंगे और उस तमाम क्षेत्रों के जो भी प्रमुख नेता हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष, साथ ही संगठन मंत्री। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा। एक तरह की ये कार्यकारिणी होगी इस क्षेत्र की। तो ये 3 क्षेत्रों में अलग अलग कार्यकारिणियों का बैठकों का सिलसिला बीजेपी चालू करने वाली है। और ये सारी जो कवायद चल रही हो, चाहे सरकार में बदलाव की बात हो, संगठन में बदलाव की बात हो, सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही कि किस तरह से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हो रही है। और हमने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, हम जानते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ती किसी भी चुनाव में, तो इसके 2 नजरिए हैं देखने के। लेकिन ये जो तैयारी हो रही है
इसको अलग अलग लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में हमने सोचा कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी से पूछें कि उनकी क्या रीडिंग है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस बार का चुनाव जो है वो दो गठबंधनों के बीच में लड़ा जाना है। पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एक बड़े मजबूत गठबंधन के रूप में थे और कांग्रेस और बाकी दल अलग अलग लड़ रहे थे, इस बार जिस तरह से विपक्षी एकता की मुहिम तेज हुई है और पटना की मीटिंग के बाद जो कामयाबी मिली है और उसके बाद बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है और लगभग सारे बड़े दल प्रमुख कुछ दलों को छोड़ के सब उसमें जुटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का सबक तो है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, लेकिन इसके बावजूद जो अलायंसेज हैं वो बड़ा मैटर करते हैं किसी भी चुनाव में, क्योंकि सामाजिक गठजोड़ और उसके अलावा बाकी तमाम सारे राजनीतिक समीकरण वो बहुत मदद करते हैं। और एक परसेप्शन जब बनता है ना, जब एक गठजोड़ सामने हो मजबूत और उसके खिलाफ अगर बीजेपी अकेले जाए या अपने कमजोर सहयोगियों के साथ जाए तो परसेप्शन की लड़ाई में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इस बात को समझते हैं, इस जमीनी सच्चाई को, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था वो बिखर गया है। अब वहां महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। हालांकि शिवसेना को तोड़ करके उन्होंने शिंदे गुट जो है उसके साथ किया है गठबंधन, लेकिन जमीन पर शिंदे गुट की ताकत कितनी है अभी इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है। बिहार में पिछला जो चुनाव एनडीए ने लड़ा था वो बीजेपी और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की पार्टी, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, इन सब ने मिलकर, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी शायद लोजपा जो है, इन सब ने मिलकर लड़ा था और वो एक बड़ा मजबूत गठजोड़ था जिसमें 40 में 39 सीटें ये एनडीए जीता था। तो महाराष्ट्र में भी एनडीए को बहुत अपार सफलता मिली थी। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी और अकाली दल मिलकर लड़े थे, वहां भी एनडीए लड़ा था। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी एक पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन था। तो इस बार अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने रीच आउट करना शुरू किया है अपने पुराने सहयोगियों की तरफ। अब आपका एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि यूसीसी जो है वो क्या इस गठबंधन की कोशिशों में बाधा बन सकता है, ये सवाल जरूर है। जैसे यूसीसी का जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बहुत जरूरी है और एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, इससे ये मंशा तो साफ हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो यूसीसी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध कर दिया है यूसीसी का अधिकृत रूप से, तो ये एक बाधा बनेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बन सकता है। वही लोग कहेंगे इसको आप हम आपके साथ तब आएंगे जब आप इसको बैक बर्नर पर रखें। चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत होगी क्योंकि आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी वोट जो है काफी मैटर करता है।